नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम यूपीएसआई 2021 के लिए जो है क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। यूपीएसआई की आपकी जो पहली क्लास होगी वो संविधान की क्लास होगी। संविधान का जितना भी आपका सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को हम पूरे डिटेल में कवर करवाएंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक हमारा है वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी का जो टॉपिक यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो यह टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा सिलेबस के अनुसार जो भी आपका टॉपिक बन सकता है जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है तथा जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है उसको हम बिल्कुल डे बाय डे करके पूरे डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी का। इसके अलावा बाद हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य को, तो पूरे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसके अलावा एक अलग से क्लास हम स्टार्ट करेंगे मूल विधि की। तो मूल विधि का भी जो आपका पूरा सिलेबस दिया गया है उसको भी हम 1 बाय 1 करके पूरे डिटेल में कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पहला वीडियो है यूपीएसआई के लिए संविधान का, इससे जुड़े हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पढ़ने वाले हम क्या आज हैं, डीपीएसपी के बारे में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए डीपीएसपी से रिलेटेड। तो आपका जो डीपीएसपी है यानी कि जिनको हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको जो है भाग 4 में रखा गया। हमारे संविधान का जो भाग 4 है उसके भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी को रखा गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कौन से भाग में डीपीएसपी को रखा गया, तो भाग 4 संविधान का है। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य डीपीएसपी को रखा गया है। इसके बाद आपके जो डीपीएसपी हैं इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। तथा यह जो आयरलैंड का संविधान था इसने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आयरलैंड का जो संविधान था इसने डीपीएसपी को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है डीपीएसपी के बारे में कि यह जो है डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, यानी कि इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, आपके जो मूल अधिकार होते हैं ये प्रवर्तनीय होते हैं, यानी कि न्यायालय इनको जो है लागू करवा सकता है। लेकिन डीपीएसपी के मामले में ऐसा नहीं होता है, डीपीएसपी को न्यायालय जो है लागू नहीं करवा सकता है। ताकि इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे इतना जान लीजिए कि जो आपके डीपीएसपी होते हैं ये प्रवर्तनीय नहीं होते, न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो ये सारे बेसिक फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है। अब हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे डीपीएसपी के। तो आइए 1 बाय 1 करके आर्टिकल को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल आपके सामने है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में जो है डीपीएसपी के संदर्भ में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आप क्या जाएंगे, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आप क्या जाएंगे, केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका और कार्यपालिका। आप इसे ध्यान दीजिएगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आप क्या जाएंगे, केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका और राज्य की जो विधायिका और कार्यपालिका, ये दोनों आप क्या जाएंगे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। यहाँ पे राज्य से मतलब आपका देश से है, और राज्य का मतलब यहाँ पे आपका देश से है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या जाएगा, केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका। इसके अलावा सभी जो स्थानीय प्राधिकरण है, सभी जो स्थानीय निकाय हैं वे, तथा देश के सभी अन्य जो निकाय हैं वे भी इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने है अनुच्छेद 36। यह क्या कहता है, तो अनुच्छेद 37 कहता है कि जो आपके डीपीएसपी है न्यायालय के द्वारा इनफोर्सिएबल यानी कि प्रवर्तनीय नहीं होते हुए भी देश के शासन में इनको जो है मूलभूत माना गया है, तथा विधि यानी कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कानून बनाया जा रहा है तो यह राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून को बनाते समय इन डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही जो राज्य है वह कानून को बनाए। तो जो है इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 37। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा मैं आपको उसको स्टार मार्क कराते चलूंगा, उनको आप जरूर याद रखिएगा। तो 38वां आर्टिकल आपका क्या कह रहा है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना और आय,
प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को समाप्त करना। अवसरों की यहाँ पे असमानता होगा, तो अवसरों की जो असमानता है उसको समाप्त करना यह रखा गया है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। आप इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की जो असमानताएं हैं उनको समाप्त करना, ये सभी प्रावधान किए गए आपके अनुच्छेद 38 में। इसे आपको ध्यान देना है। उसके बाद अनुच्छेद 39 क्या है आपका इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 39, इसमें 5-6 सब सेक्शन है। तो अनुच्छेद 39 का जो ए है, इसमें क्या कहा गया है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन को प्राप्त करने का अधिकार इसमें दिया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 39A में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 39B क्या कहता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। मैं आपको जितने पढ़ाते चल रहा हूँ, जितना बताते चल रहा हूँ, बस उतना ही आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 39B आपका क्या कहता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो है उचित वितरण और इसका उचित स्वामित्व, इसकी बात कही गई है आर्टिकल 39B में। वहीं आर्टिकल 39C क्या कहता है, तो आर्टिकल 39C कहता है धन एवं उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण की बात कहता है। क्या कहता है, तो धन के जो साधन है, हमारे देश में जो धन के साधन है और उत्पादन के जो साधन है उनके विकेंद्रीकरण की बात कहता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चौथा आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39D, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको आप जो है स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो आर्टिकल 39D है ये स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है आपका आर्टिकल 39D। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39E, क्या कहता है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यह राज्य को सुनिश्चित करना, यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 39E में। इसके अलावा आर्टिकल 39F क्या कहता है, बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध करवाता है आर्टिकल 39F। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा आर्टिकल जो 39D है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आर्टिकल जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39A, इसको जो है अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका आर्टिकल 39A है इसको जो है यहाँ पे संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आपको मैं बता दूं, जहाँ पे भी आर्टिकल के साथ कोई कैपिटल लेटर लिखा हो, मान लीजिए 39A कैपिटल में लिखा, तो इसका मतलब होता है यह अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। कैपिटल लिखा था आर्टिकल के साथ, आपको अगर कहीं भी कैपिटल लेटर दिख जाए तो आप समझिएगा कि वह अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 39A क्या कहता है, यह जो है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने की बात कहता है आर्टिकल 39A। तो आप इसे याद रखिएगा, गरीबों को, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको जो है निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करता है आपका 39A। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तथा इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आर्टिकल 39A के तहत ही नालसा की स्थापना की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके स्क्रीन पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां एवं प्राधिकार देना, इसकी बात करता है, यानी कि आर्टिकल 40। सिंपली आप याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों के संगठन का जो प्रावधान वो किया गया आपका आर्टिकल 40 में DPSP के। इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे में, बेरोजगारी में, बीमारी और अशक्तता आदि की दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दशाएं दी गई हैं। इन दशाओं में अगर कोई व्यक्ति फंसता है, इन दशाओं में अगर कोई व्यक्ति होता है, तो राज्य का कर्तव्य होगा कि जो राज्य है उस व्यक्ति की सहायता करे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
यहाँ पे जो है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की बात कहता है तथा महिला प्रसूति सहायता की भी बात करता है आपका आर्टिकल 42। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो है प्रसूति सहायता का जो उपबंध है वह आर्टिकल 42 में, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है आर्टिकल 43। क्या कहता है? कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के विकास की बात करता है आपका आर्टिकल 43। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। लिविंग वेज यानी कि निर्वाह मजदूरी, मतलब निर्वाह मजदूरी से मतलब क्या है? कर्मकार यानी कि जो आपके कर्मकार है उनको कम से कम उतना मजदूरी तो देना ही चाहिए जिनसे उनका जीवन यापन चल सके, इसकी बात करता है आर्टिकल आपका 43। इसके बाद आर्टिकल 43A काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। यह आपकी जो जीआईसी का पेपर आपको हुआ, जीआईसी लेक्चरर का जो पेपर हुआ था, इसमें यह आर्टिकल पूछा गया था। तो आर्टिकल 43A इंपॉर्टेंट है। यह जो है प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने की बात करता है, यानी कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करता है। जो आपके कर्मकार हैं उनको उद्योग के प्रबंधन में भाग लेने की बात करता है आर्टिकल 43A। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका जो आर्टिकल, यह भी आपका जो आर्टिकल 43 यह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह भी आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था आर्टिकल 43A। इसके बाद आर्टिकल 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात कहता है आपका आर्टिकल 43B। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो 43 आपका बी है, इसको जोड़ा गया था 97 यानी कि जो आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2011 का, इसके तहत इस आर्टिकल को जोड़ा गया था आर्टिकल 43B को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह सहकारी समितियों से संबंधित आर्टिकल, तो ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 44 भी आपका इंपॉर्टेंट है। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो आर्टिकल 44 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी का। आर्टिकल 45 क्या कहता है? सभी बालकों को, आप ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 45 क्या कहता है? यहाँ पे कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं उनकी देखभाल की बात कहता है आर्टिकल 45। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, यहाँ पे आप याद देखिएगा सभी बालकों का यहाँ पे होगा, 6 नहीं, सभी बालकों, यानी कि जितने भी बालक होंगे उनकी 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सभी बालकों को उनकी 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। यह प्रावधान किया गया आपका आर्टिकल 45 में। इस तरह इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है आर्टिकल 46, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है आपका आर्टिकल 46, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 47 क्या कहता है? स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है आपका आर्टिकल 47। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है तो इसे आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगला आर्टिकल 48 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। कृषि एवं पशुपालन, आप ध्यान दीजिएगा, कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक सिस्टम के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाने की बात करता है आपका आर्टिकल 48। तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद आर्टिकल 48 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह पर्यावरण संरक्षण की बात कहता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था आपका आर्टिकल 48A। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, यह पर्यावरण संरक्षण की बात कहता है। इसके अलावा जो आर्टिकल आपका 50 है, यह राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। तो आर्टिकल 50 भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपका जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कहता है। तो आप इसे याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित आपका कौन सा आर्टिकल है? तो आपका आर्टिकल 51 है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल थे डीपीएसपी के। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी जो आगे आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए हेल्पफुल होगा यूपीएसआई के लिए। इसका अगला जो वीडियो होगा यह तो
पार्ट 1 था संविधान का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो तब आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।